कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। लास्ट पार्लियामेंट के जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने सदस्य किस प्रकार से बनते हैं, उनकी अहर्ता क्या होती है, उनकी निहरता क्या होती है, उसे देखा। आज के लेक्चर में हम उस पद पर बैठने के बाद पद कैसे रिक्त होता है, खाली होता है, उसके बारे में आज पूरा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर उसी के ऊपर रहेगा। तो हम पद की रिक्तता के विषय में आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं। पद कैसे रिक्त होता है, इसके संबंध में प्रश्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बनने की प्राय संभावना रहती है कि पद किस प्रकार से रिक्त होता है। तो उसके विषय में एक 1951 का कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, उसमें कुछ बातें बोली गई जिसे हम मान सकते हैं। इसके अलावा संविधान और जो 1985 का दल बदल कानून है, उसके आधार पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि रिक्त पद कैसे होता है। उसके आधार एक होता है रिक्तता का आधार, त्याग पत्र के आधार पर पद समाप्त होता है, रिक्त होता है, सदस्यता समाप्त होती है तो आधार पर। एक होता है अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर। ये कुछ आधार है जिसके आधार पर पद रिक्त हो सकता है। और इसके अलावा अदर ले सकते हैं कि कुछ अदर रीजंस भी रहते हैं जिसके आधार पर जो सांसद बनते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उनके पद रिक्त होते हैं। तो 1951 का जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उस एक्ट में ये बात कही है कि कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ता है, जो दो सीट है उन दो सीटों पर चुनाव लड़ता है और दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों ही सीटों से वो जीत जाता है, दोनों ही सीटों से जीत जाता है। तो उस कंडीशन में उसे जीतने के बाद 10 दिन के भीतर 10 दिनों के भीतर उसे बताना पड़ेगा कि भैया मैं कौन सी सीट से चुनाव जो जीता हूं, मैं उस सीट को रखना चाहता हूं। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दो जगह से चुनाव लड़े। एक उसमें से वाराणसी था, एक गुजरात की एक सीट थी। दोनों ही सीटों से जीते, और जब दोनों ही सीटों से जीते तो उन्हें 10 दिन के भीतर बताना था कि कौन सी जगह से वो चुनाव जीतने के बाद कौन सी सीट को वो रखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं बताते तो उनकी दोनों ही सीटें क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? तो अगर कोई व्यक्ति 10 दिन के भीतर नहीं बताता है तो दोनों ही सीटें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एक और आधार होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, जो जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति की जो सदस्यता है वो समाप्त हो सकती है। मान के चलिए एक कोई सदस्य था, वो राज्यसभा का सदस्य था, साथ में फिर बाद में चुनाव हुए तो वह लोकसभा का भी सदस्य बनने के लिए बन गया, जीत गया वो चुनाव, और दोनों ही जगह से वो चुनाव जीत गया। राज्यसभा का पहले से सदस्य था, लोकसभा का बाद में बन गया। तो इस कंडीशन में अगर वो बताता नहीं है तो उसकी लोकसभा की सीट तो रहेंगी, परंतु राज्यसभा की सीट क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
इसके अलावा एक और आधार है जिसके आधार पर सीट समाप्त होती, सदस्यता समाप्त होती। वो है, मान के चलिए, माना कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य था और उसके साथ में वो संसद जो सांसद थे उनका भी चुनाव लड़ा। तो विधानसभा का सदस्य होने के बाद में जब वो सांसद भी बन चुका है, जीत चुका है, तो 14 दिनों के भीतर, याद रखिएगा, 14 दिनों के भीतर उसे बताना पड़ेगा कि वह कौन सी सीट को रखना चाहता है। अन्यथा यह होगा कि विधानसभा की जो सीट थी वो रिक्त हो जाएंगी। ये आपको आधार थोड़े से समझ में आए? यहाँ पर कोई दिक्कत है? तो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में था, जिसमें उन्होंने कहा कि दोहरी अगर सदस्यता होगी तो उसके आधार पर पद कैसे रिक्त होते हैं उसको उसने बताने की कोशिश की। संविधान में और दल बदल कानून में जो निहरता दी है, अगर कोई व्यक्ति दोनों ही जगह पर दी गई निहरता से अगर ग्रसित होता है तो वह अपने पद को रिक्त मानेगा। कोई दिक्कत है आपको? मतलब उसका पद क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। त्याग पत्र के आधार पर, मतलब अब व्यक्ति की खुद की इच्छा नहीं है कि इस सीट पर मैं रहूं, तो वह त्याग पत्र दे सकता है अध्यक्ष साहब को। अध्यक्ष मतलब अगर मान के चलिए राज्यसभा का है तो सभापति को देंगे, और लोकसभा का है तो किसे देंगे? अध्यक्ष साहब को देंगे। याद रखिएगा, ये सभापति। तो भैया त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। इसे भी याद रखिएगा कि 1975 के दरमियान का एक मामला था जिसमें यह हुआ था। गुजरात का थोड़ा सा वाक्य था, और गुजरात के समय में गुजरात में कुछ चीमन भाई पटेल वगैरह कुछ थे ऐसे व्यक्ति जो उस समय में मुख्यमंत्री थे। उस समय में वहां पर कुछ घोटाले हुए, और घोटाले 1971 से 75 के बीच के कुछ थे। और उस घोटाले के दौरान इंदिरा गांधी सरकार पर गुजरात की सरकार के विरुद्ध, इंदिरा गांधी सरकार जो केंद्र में थी और गुजरात में भी कांग्रेस सरकार ही थी, उनके विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई। लोग विरोध में आए। मोरारजी देसाई जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस को छोड़ चुके थे वो विरोध में आए, और जब वो विरोध में आए तो इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और कुछ समय के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। और स्थगित करना पड़ा, पर स्थगन, निलंबन और विघटन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। निलंबित कर देना मतलब कुछ समय के लिए रोक देना, विघटन मतलब पूरी तरह से डिमोलिश कर देना और नए चुनाव के लिए तैयारी करवाना। तो मोरारजी जैसे निलंबन से खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी मात्रा में सांसद विधायकों को इस बात को कहने के लिए प्रेरित किया या फिर दबाव डाला बाकी लोगों ने कि आप जो विधायकी है उसको छोड़िए और त्यागपत्र सौंपिए आप आपके विधानसभा अध्यक्ष को। और विधानसभा अध्यक्ष के को इस बात का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था उस घटना के पहले कि वह जो त्यागपत्र आ रहा है उसको पुनर्विचार के लिए सौंपे। उसे त्यागपत्र को मानना ही पड़ेगा। ये गुजरात का मामला था। गुजरात का जब ये मामला हुआ तो ऐसी घटना उसके बाद में गुजरात में तो सरकार थोड़ी सी गिर गई, पर ऐसी घटना दूसरी जगह पर भी होने की संभावना थी। इस बात को जानते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया गया, और संविधान में संशोधन करते उन्होंने लिखवा दिया कि राज्यसभा या लोकसभा या विभिन्न राज्यों की विधानसभा के अध्यक्षों को यह अधिकार है कि जितने भी त्यागपत्र आते हैं उन त्यागपत्रों की सत्यता को वो जाने। यदि त्यागपत्र किसी भी प्रकार से दबाव में यदि दिए हैं तो ऐसे त्यागपत्रों को विधानसभा के अध्यक्ष
या संसद के दोनों के जो हेड है वो उन त्यागपत्र को क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जोड़ा गया था 33 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो याद रखिए त्यागपत्र दे सकते, किसे देंगे हम, जो हेड रहेगा, सदन का जो हेड है उसे देंगे। परंतु 33 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के तहत में ये जोड़ा गया कि उस त्यागपत्र को पुनर्विचार के लिए लौटाया भी जा सकता है यदि दबाव में लगता है तो। मतलब अध्यक्ष या सभापति त्यागपत्र को स्वीकृत करने से मना भी कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद में मामला आता है अनुपस्थिति के आधार पर। अनुपस्थिति के आधार पर मतलब कोई सदस्य 60 दिन संसद का जब सत्र चल रहा हो, उस संसद के सत्र चलने से 60 दिन पहले से लेकर 60 दिन बाद तक, 60 दिन पहले से या बाद, उपस्थित नहीं रहा हो सदन में बिना किसी कारण बताओ, मतलब किसी भी प्रकार की आज्ञा लिए बिना यदि वो अनुपस्थित रहा हो तो उसके पद को हम रिक्त माना। परंतु इसमें वो दिनों को नहीं जोड़ा जाता है जिस समय में 4 दिन लगातार सदन की जो कार्यवाही थी वो स्थगित रही हो। इस बात को भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये बात अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो अनुपस्थिति के आधार पर भी पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है, पद को रिक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अदर की अगर हम बात करें तो अदर में क्या क्या हो सकता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, राज्यपाल बन गया, राष्ट्रपति बन गया या राज्यपाल बन गया। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर आप बनते हो तो और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो तो स्वाभाविक रूप से आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया था क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके द्वारा त्यागपत्र दिया। इसके अलावा आपको किसी आपराधिक कार्य के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा हुई हो, 2 वर्ष से अधिक सजा हुई हो तो आपके जो चुनाव थे उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव जो आयोग है उनके द्वारा आपके चुनाव को रद्द किया, शून्य किया हो। कैसे किया जा सकता है, एक यदि चुनाव में धांधली हुई हो और उसका आरोपी आपको माना गया, ये एक प्रमुख कारण। जैसे इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनाव आयोग के द्वारा नहीं, इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा 1975 12 जून 1975 जो कल की आपकी डेट है, उस दिन इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया गया था। और उसी के बाद में आपको दिखाई दिया 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा हुई। उसके पीछे कई ऐसे कारण थे। तो सदस्यता समाप्त हुई और आगे दल बदल कानून के मतलब आपका जो संविधान है और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके तहत उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका गया उस निर्णय के माध्यम से। तो ये कुछ आधार है जिसके आधार पर हम सदस्यता की जो रिक्तता है उसको समझ सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आगे आज के टॉपिक में समय है, आज के टॉपिक में हम अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष जिसे हम सभापति कहते हैं, उसमें एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा, जो क्योंकि सदस्य देख चुके हैं, अब सदस्य से ही अब क्या होता है, अध्यक्ष और सभापति को चुना जाता है। सभापति को नहीं चुना जाता है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि सभापति ही उपराष्ट्रपति कहलाता है। तो लोकसभा में हमें लोकसभा के अध्यक्ष को देखना है। आते हैं प्रश्न इसके ऊपर, कई बार प्रश्न आते हैं, कई बार मेंस में आने की संभावना रहती है। घटनाएं कुछ ऐसी घटी रहती है जो कहीं ना कहीं पूछने वाले को बाध्य कर जाती है कि भी आप पूछिए। तो लोकसभा अध्यक्ष, जो याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है,
तो लोकसभा अध्यक्ष का सबसे पहले हम देखते हैं चुनाव कैसे होता है, इसे हम समझ लेते हैं। आज जितना होगा, चुनाव के बाद में जो दूसरा टॉपिक बनता है वो पद पर बैठता है, तो उसके बाद में उसका जो कार्य होता है, कार्य या शक्ति, वो क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करता है, शक्ति क्या होती है। फिर बाद में उसकी स्वतंत्रता, मतलब वो कार्य करे तो उसको ऐसी कौन सी इंडिपेंडेंसी है कि भैया वो अपने कार्यों का निष्पादन पूरी तरह से न्यूट्रल होकर कर सके। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ब्रिटेन और इंडिया दोनों की ही लोकसभा, मतलब जो दोनों का जो निचला सदन है, लोअर हाउस है, दोनों के लोअर हाउस के जो अध्यक्ष होते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रायः जो होता है, जो चुनी हुई सरकार रहती है, मतलब जो सरकार जिसको बहुमत मिला है, उस सरकार का ही कोई सदस्य, मतलब उस पार्टी का ही, सॉरी, सरकार जिस पार्टी की बनी है, उस पार्टी का ही कोई सदस्य जो रहता है वो चुनकर आता है। ये होता है, ब्रिटेन में भी यही होता है। तो ब्रिटेन में ये होता है कि जिस पार्टी का वो सदस्य बनकर आया है, उसे उस पार्टी की सदस्यता से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। और इंडिया में ऐसा त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वह न्यूट्रलिटी को चाहते हैं कि भैया जो व्यक्ति हो तटस्थ हो, अपने पार्टी के प्रति मोहमाया में ना रहे, क्योंकि निर्णय, क्योंकि आपको देश चलाने के लेने हैं, तो यहाँ पर आप उस देश चलाने वाली संसद के आप अध्यक्ष हो, तो भैया आपके द्वारा संचालन ठीक से किया जाना जरूरी, क्योंकि इसका प्रभाव आगे देश के भविष्य पर पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं किया गया, भारत में ऐसा कुछ है नहीं, लिखित नहीं है, परंतु अगर हम देखें तो आचरण में तटस्थता हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है, कहीं ना कहीं दिखाई देती, कहीं नहीं भी दिखाई देती, पर तटस्थता प्राय दिखाई देती है। कोई दिक्कत है? चलिए, अब क्या होता है, अध्यक्ष के अगर हम चुनाव की बात करें, तो जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, जैसे ही इसमें एक शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, क्योंकि जैसे ही सदस्य सब जितने भी सदस्य चुनकर आते हैं, उन सभी सदस्यों को क्या किया जाता है, जरूरी रहता है कि वो सदस्यता, मतलब चुनकर आने के बाद में वो शपथ ले। तो शपथ ले, तो आपको हम ये बता दें कि एक सदन जो विघटित हुआ, मान के चलिए एक सदन पहले से चल रहा था, वो चुनाव हुए, चुनाव के बाद में फिर क्या हुआ, विघटित हुआ, तो उसका जो अध्यक्ष रहता है वो त्यागपत्र नहीं देता। उसके बाद में जो दूसरा सदन आता है, तो दूसरे सदन के आने के बाद में उसके जितने भी सदस्य रहते हैं उनको शपथ दिलाना जरूरी था। तो ये जो पुराना अध्यक्ष वो शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि अब दूसरा सदन आ चुका है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, एक व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं जिसका नाम रहता है प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, सभी सदस्य को बारी बारी से शपथ दिलवाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य शपथ लिए बिना ही सदन की कार्यवाही में बैठता है, तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ता है। मतलब शपथ लेना बहुत अधिक आवश्यक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखें। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रायः यह होता है कि यह जो व्यक्ति रहता है वह एक अनुभवी व्यक्ति रहता है, जिसको सदन का बड़ा अनुभव रह चुका है। जैसे 2014 के करीब आई थी, कमलनाथ जी प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में थे। प्रोटेम स्पीकर के जैसे ही कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, सभी सदस्य शपथ लेते हैं, उसके बाद में सबसे पहला काम होता है अध्यक्ष का चुनाव। शपथ सभी ने ली है, उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव होता है, और अध्यक्ष के चुनाव में किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया था, जो सदन का सदस्य। अब याद रखिए, सदन का सदस्य मतलब अगर लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में केवल लोकसभा का सदस्य ही भूमिका में रहेंगे, राज्यसभा के सदस्य इसमें भूमिका में नहीं रहेंगे। तो लोकसभा के सदस्य ही
में से ही किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति था जो चुना नहीं है उसको आप चुन रहे, ऐसा नहीं है बेटा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पर वो बात को क्लियर रखिएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो संसद की शपथ ले चुका है वह चुनकर आता है, और चुनकर आने के बाद में वो शपथ नहीं लेता, याद रखिए। न ही इसकी कोई नियुक्ति वगैरह होती, कुछ नहीं होता। चुनकर आया क्योंकि शपथ वो पहले ही ले चुका है। तो याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। जो सांसद की शपथ होती है वही लोकसभा अध्यक्ष की भी क्या होती है, शपथ होती है। बस जो विशेषाधिकार है, जो प्रिविलेज है, वो थोड़े से ज्यादा है, पर शपथ के मामले में दोनों ही क्या है, एक। तो इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। बनने के बाद में इसके पास में कईयों ढेरों काम है, बहुत सारे काम। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो काम है सदन की कार्यवाही का संचालन करना। सदन की कार्यवाही का क्या करना, संचालन करना। अगर कार्यवाही करते समय में 1/10 सदस्यों की अनुपस्थिति, उससे कम की अनुपस्थिति हो, मतलब गणपूर्ति ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो कार्यवाही को रोकने का कार्य कर देता है। कहता है कि भैया सबसे पहले सभी सदस्य उपस्थित हो, कम से कम 1/10 तो हो। आया, क्लियर हुआ? मतलब 545 सदस्य है तो लगभग 55 सदस्य तो अगर कोई दिन की कार्रवाई चल रही है तो उसमें उपस्थित हो। अगर इससे कम अगर सदस्य उपस्थित होते तो कार्रवाई को रोक देता है, और तब शुरू करने की बात करता है जब 55 से अधिक सदस्य। कब, कौन सी कंडीशन? 545 सदस्य। अभी 545 सदस्य हैं टोटल। इसके अलावा वो क्या करता है, उसका जो एक और काम है, शक्ति है, वो है ये पूर्व के उदाहरणों का व्याख्या क्या है, व्याख्या का, वो भी अंतिम। वो भी कौन है, अंतिम। मतलब पूर्व में अगर मान के चलिए अभी कोई घटना घटी और ऐसी ही घटना पूर्व में भी घट चुकी थी, और पूर्व में घटी घटना के बाद में स्पीकर के द्वारा या सदन के द्वारा कोई कार्य किया है, तो यह इस घटना को, जो वर्तमान में घटी, उस घटना को पूर्व की घटना से तुलना करते हुए उस समय में की गई कार्रवाई को वर्तमान में कार्रवाई करने के लिए कह सकता है, और उसके बारे में जो शब्द दर शब्द बोल रहा है उस शब्द दर शब्द को माना जाएगा, क्योंकि यही अंतिम व्याख्याकार है। इसके अलावा ये क्या करता है, अगर कोई गुप्त बात होने वाली है सदन में, तो इस कंडीशन में वो पूरे सदन को गुप्त सदन घोषित कर सकता है। मतलब जो लॉबी में बैठे हुए लोग रहते हैं, जो संसद की कार्रवाई को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, उन सबको बाहर भी कर सकता है। मतलब कभी भी गुप्त सदन, मतलब जो सदन की कार्रवाई उसको गुप्त करवा सकता है, ये उसका काम है, ये होता है, वो करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है क्या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है क्या नहीं, मनी बिल है क्या नहीं, इसका निर्धारण भी वही करता है। याद रखेंगे, धन विधेयक है कि नहीं, उसका निर्धारण भी यही करता है। इसके अलावा जो दल बदल कानून है, उसमें किसी व्यक्ति ने दल बदल किया है कि नहीं, उसकी व्याख्या भी यही करता है, उसकी व्याख्या भी यही करता है। परंतु 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह चुका है कि यह अंतिम व्याख्याकार नहीं है। इसमें मतलब इसका जुडिशियली रिव्यू JR किया जा सकता है। जुडिशियली रिव्यू मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। मतलब अगर इसने कोई बोला है, कुछ बोला है, तो अगर कोई सदस्य इसके वाक्यों से या फिर कोई पार्टी इसके वाक्यों से नाखुश है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर निर्णय दे सकता है। ये बात याद रखिए। तो हमने ये आपको कार्य को बताने की कोशिश की जो संसद के सदस्यों के बाद में अध्यक्ष के थे। आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। इसी के बाद में कई ऐसे अन्य कार्य भी रहते हैं जो संसद का जो अध्यक्ष रहता है वो लगातार करता है। जैसे विश्व पटल पर विभिन्न जो संसद है, जो नेशनल असेंबली है, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना, वो भी इसका काम रहता है। वो काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। प्राय यही
भारत की संसद का प्रतिनिधि रहता है। इसके अलावा इसके द्वारा जो समितियां रहती, क्योंकि आपको हम एक और बात बताते चले, जो संसद है वो भारी भरकम संस्था है, और इस भारी भरकम संस्था में कार्यों को अच्छे से करने के लिए कई सारी समितियां बनाई जाती हैं। तो ये कई सारी समिति को बनाता है, और कई समिति जैसे कार्य संचालन समिति, नियम समिति, इसकी खुद अध्यक्षता भी करता है। और जितनी समिति रहती है वो प्राय रिपोर्ट भी इसे देती है। जैसे कैग है तो आपको लोक लेखा समिति पता है, लोक लेखा समिति रिपोर्ट इसे देंगी। प्रकलन समिति भी इसे देंगी। नियम समिति भी रिपोर्ट इसे, ये बात याद रखिएगा। मतलब जो कार्य है उसका संचालन पूर्णतः करता है, उसमें समितियों का गठन भी करता है। ये हो गए इसके कार्य। अब बात आती है स्वतंत्रता की बात करें तो संसद में कार्यवाही के दौरान कभी भी इनके आचरण पर बहस नहीं की जा सकती, चर्चा नहीं की जा सकती। ये बात याद रखिएगा, ये इनकी स्वतंत्रता है। दूसरा, इनके वेतन भत्ते में, जो भी वेतन है, जो भी भत्ते, जो प्रिविलेजेस है, उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नहीं तो अलाभकारी परिवर्तन की संभावना रहती है, जिसके बाद में हमें दिखता है कि निर्णय बदलने का दबाव डाला जाता है। स्वतंत्रता की अगर हम एक और बात करें तो ये सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देता है। सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देता, पर जब अगर बराबर वोट होता है तो ये निर्णायक वोट जरूर देता है। ये सामान्य बता रहे हैं, मैं सामान्य परिस्थिति में बता रहा हूं। इसमें उसको पद से हटाने के संबंध में नहीं है, क्योंकि ये उसकी स्वतंत्रता है। अब उसे पद से हटाते हैं। पद से हटाना है तो याद रखिएगा, संसद के सदस्य को, अध्यक्ष को अगर पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए कम से कम लोकसभा के सदस्यों के 50 सदस्यों के इसके संबंध में हस्ताक्षर प्रस्ताव की आवश्यकता है। मतलब पद से अगर हटाना है तो पद से हटाने के लिए 50 लोगों का समर्थन चाहिए। 50 लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि वो पद से खुद भी हट सकता है। देखिए, पद से अगर हटना है तो वो त्याग पत्र दे सकता है, और त्याग पत्र किसे देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा। ये शब्द याद रखिए। परंतु कार्यों से खुश नहीं है सदस्य तो एक प्रस्ताव लाकर उसे हटा सकते हैं, और उस प्रस्ताव को लोकसभा में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा। और लोकसभा में रखने के पूर्व 14 दिन पूर्व उसे जानकारी दी जाएगी कि भी आपके विरुद्ध आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसलिए याद रखिएगा, इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो प्रस्ताव रखा जाएगा, और प्रस्ताव रखने के बाद में इसे कार्यवाही में भाग लेने की भी आजादी है। ये कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु जब भाग लेगा तो वो पीठासीन नहीं रहेगा। जब वो कार्यवाही में भाग लेगा तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं, एक व्यक्ति के रूप में रहेंगे, एक संसद सदस्य के रूप में रहेगा। और जब मत होंगे तो याद रखें, मत होंगे तो वो सामान्य परिस्थिति में, मतलब वोट हो रहे हैं, 500 लोग थे और उसमें से मान के चलिए वोटिंग हुई तो 300 और 200 का अगर रेशियो बना, मतलब 300 इनके पक्ष में और 300 इनके विरोध, 200 इनके विरुद्ध में, तो ऐसी कंडीशन में ये वोट दे सकते हैं। पर मान के चलिए 250 और 250 ऐसे वोट गिरे और ये 501वें सदस्य थे, तो उस कंडीशन में ये, मतलब असामान्य परिस्थिति में वोट
नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा पेच है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये हमने आपको पदमुक्ति और लोकसभा अध्यक्ष के विषय में आपको बताने की कोशिश की। धीरे धीरे पार्लियामेंट के पूरे लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।